कभी सोचा है कि डेमोक्रेसी कब मरी? या ये सोचा है कि अगर डेमोक्रेसी मरी होती तो फिर हम वोट कैसे दे रहे होते, पार्लियामेंट कैसे चल रही होती, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जिंदा होता? यहीं पर दिमाग अटकता है, क्योंकि सच ये है कि डेमोक्रेसी को कभी मारा ही नहीं गया, उसे बस धीरे धीरे बदल दिया गया। इतना धीरे कि लोगों को लगा ही नहीं कि कुछ बदल रहा है, और जब तक समझ आया तब तक सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। इसी अनकंफर्टेबल सच को लिखने वाला आदमी है शेल्डन वुलिन। कोई रेवोल्यूशनरी लीडर नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल थिंकर जो सिस्टम के बाहर खड़े होकर सिस्टम को देखता है। उसकी बुक का नाम है डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब जैसे कोई कंपनी रजिस्टर होती है, वैसे ही डेमोक्रेसी को भी एक कंपनी बना दिया गया है। नाम वही है, बोर्ड वही है, ऑफिस वही है, पर काम बिल्कुल अलग हो चुका है। अब बुक का चैप्टर एक यहीं से शुरू होता है, और ये चैप्टर कोई सीधा अटैक नहीं करता, कोई नारा नहीं लगाता। ये चैप्टर बिल्कुल शांत तरीके से तुम्हारे दिमाग में एक सवाल डाल देता है। वो सवाल ये नहीं है कि डेमोक्रेसी अच्छी है या बुरी, वो सवाल ये है कि जो चीज हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, क्या वो वैसे ही काम भी कर रही है जैसा हमें सिखाया गया था? शेल्डन वुलिन बोलता है कि डेमोक्रेसी एक दिन में चेंज नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि कल तक लोग पाव में थे और आज कोई और आ गया। ये एक स्लो प्रोसेस था। जैसे जब पानी गर्म होता है तो धीरे धीरे उबलने लगता है, और अगर तुम उसमें हाथ डालकर रखे हो तो तुम्हें तुरंत झटका नहीं लगता। बिल्कुल वैसे ही डेमोक्रेसी का टेम्परेचर बढ़ाया गया। रूल्स वही रहे, इंस्टीट्यूशंस वही रहे, लेकिन उनका मतलब चेंज कर दिया गया। पहले डेमोक्रेसी का मतलब होता था पार्टिसिपेशन। लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते थे। अब डेमोक्रेसी का मतलब हो गया है सिर्फ प्रोसेस। तुम वोट दो, बस काम खत्म, बाकी सब एक्सपर्ट्स संभालेंगे। एक्सपर्ट्स कौन? वही लोग जो तुम्हारी जिंदगी से दूर रहते हैं, पर तुम्हारी जिंदगी के ऊपर फैसले लेते हैं। वुलिन यही एक डेंजरस बात बोलता है। वो कहता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर यह है कि उसमें लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाता है। जानबूझकर पॉलिटिक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि आम आदमी बोले, भाई ये मेरे बस का नहीं। कभी इकोनॉमी का डर, कभी सिक्योरिटी का डर, कभी बॉर्डर का डर, कभी ग्रोथ का डर। हर वक्त कोई न कोई इमरजेंसी, और इमरजेंसी के नाम पर पावर ऊपर चली जाती है। इस चैप्टर में वो ये भी बताता है कि पहले पावर का सोर्स साफ दिखता था। राजा है तो राजा है, डिक्टेटर है तो डिक्टेटर है, कम से कम सामने तो होता था। आज पावर डिफ्यूज है। कॉरपोरेशन, स्टेट, मीडिया, मिलिट्री सब एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। तुम किसी एक को पकड़कर बोल नहीं सकते कि यही जिम्मेदार है, और जब जिम्मेदार कोई नहीं होता तब सिस्टम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। वुलिन बोलता है कि डेमोक्रेसी का ट्रांसफॉर्मेशन किसी कूप से नहीं होता। कोई टैंक सड़क पर नहीं आता, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जलाता। सब कुछ लीगल तरीके से होता है। लॉ के अंदर रहकर लॉ का मतलब बदल दिया जाता है। जैसे फ्रीडम का मतलब होता था बोलना, अब फ्रीडम का मतलब हो गया है बस बोल सकना, जब तक सिस्टम को दिक्कत ना हो। जैसे इक्वालिटी का मतलब होता था बराबरी, अब इक्वालिटी का मतलब हो गया है सबके लिए सैम रूल, चाहे रूल का असर सब पर अलग अलग पड़े। ये चैप्टर बार बार ये फील देता है कि हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहां डेमोक्रेसी का नाम यूज हो रहा है, पर डेमोक्रेसी की स्पिरिट मिसिंग है। जैसे किसी दुकान पर बोर्ड लगा हो फ्रेश दूध, पर अंदर दूध में पानी मिला हो। बोर्ड भी सही, ग्लास भी सही, बस अंदर का कंटेंट बदल चुका है। शेल्डन वुलिन ये भी कहता है कि इस नए सिस्टम में लोग खुद को पावरलेस मान लेते हैं, और जब आदमी खुद मान लेता है कि मेरे कुछ हाथ में नहीं, तब उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। वो बोलता है सिस्टम ही ऐसा है, और इसी सेंटेंस पर डेमोक्रेसी का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर एक तुम्हें कोई सल्यूशन नहीं देता, ये तुम्हें होप नहीं देता, ये बस तुम्हें मिरर दिखा देता है, और मिरर में जो दिखता है वो ये है कि डेमोक्रेसी कोई मरा हुआ सिस्टम नहीं है, बल्कि एक हाईजैक सिस्टम है। और सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि पावर चली गई, बल्कि ये है कि लोगों को लगने लगा है कि पावर कभी उनके पास थी ही नहीं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है।
अगर चैप्टर 1 ने तुम्हारे दिमाग में हल्की सी बेचैनी डाली थी, तो चैप्टर 2 सीधे तुम्हें अनकंफर्टेबल बना देता है। यहां शेल्डन वुलिन कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करता। यहां वो सीधा एक शब्द फेंकता है, इन्वर्टेड टोटलिटेरियनिज्म। और यहीं पर ज्यादातर लोगों का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हम जब भी टोटलिटेरियनिज्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत कुछ तस्वीरें बनती है। हिटलर, स्टालिन, टैंक्स, सोल्जर्स, सेंसरशिप, डिक्टेटरशिप, डर, जेल, मतलब साफ दुश्मन, साफ विलन। लेकिन वुलिन यहीं पर बोलता है, तुम गलत जगह देख रहे हो। वो कहता है, आज का टोटलिटेरियनिज्म उल्टा है। ये सामने से हमला नहीं करता, ये डंडे से नहीं डराता, ये तुम्हें चुप नहीं कराता, ये तुम्हें बिजी कर देता है, इतना बिजी कि तुम्हें सवाल पूछने का टाइम ही न मिले। इन्वर्टेड टोटलिटेरियनिज्म का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई। मतलब ये है कि डेमोक्रेसी को रहने दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक खोल की तरह। बाहर से सब वैसा ही दिखता है, वोट भी है, पार्लियामेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मीडिया भी है, लेकिन अंदर से पावर कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। वुलिन बोलता है कि पुराने टोटलिटेरियन सिस्टम लोगों को पॉलिटिक्स में घसीटते थे, रैलियां, नारे, डर, आइडियोलॉजी। लेकिन नया सिस्टम लोगों को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल देता है। आज का सिटीजन रेवोल्यूशनरी नहीं, स्पेक्टेटर है। वो टीवी पर बैठकर पॉलिटिक्स देखता है, बहस सुनता है, गाली देता है, फिर चैनल बदल देता है, और सिस्टम को यही चाहिए। इस चैप्टर में वुलिन एक खतरनाक कंपैरिजन करता है। वो कहता है कि डिक्टेटरशिप में पावर साफ दिखाई देती है। तुम जानते हो कौन रूलिंग कर रहा है, तुम जानते हो किससे डरना है। लेकिन इन्वर्टेड सिस्टम में पावर इनविजिबल होती है। कोई एक चेहरा नहीं, कोई एक डिक्टेटर नहीं। कॉरपोरेशन, स्टेट, मीडिया, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, सब एक दूसरे में ऐसे घुले होते हैं कि किसी एक को पकड़ ही नहीं सकते। और यही सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि जब दुश्मन दिखता नहीं तो रिबेलियन भी नहीं होती। वुलिन ये भी बताता है कि इस सिस्टम को आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। हिटलर को आइडियोलॉजी चाहिए थी, स्टालिन को आइडियोलॉजी चाहिए थी, लेकिन इन्वर्टेड टोटलिटेरियनिज्म को आइडियोलॉजी नहीं चाहिए। इसका धर्म है एफिशिएंसी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। और इन शब्दों के सामने डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी अपने आप छोटे लगने लगते हैं। इस चैप्टर में वो इलेक्शंस पर भी सीधी चोट करता है। वो कहता है कि इलेक्शंस यहां पावर चेंज करने का तरीका नहीं है, इलेक्शंस यहां पावर मैनेज करने का तरीका है। तुम सोचते हो कि तुम चॉइस कर रहे हो, असल में तुम लिमिटेड ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट कर रहे हो, और वो ऑप्शंस पहले से फिल्टर किए हुए होते हैं। यहां वुलिन साफ बोलता है, ये सिस्टम तुम्हें वोट करने से नहीं रोकता, ये तुम्हें रूलिंग करने से रोकता है। और सबसे डेंजरस बात वो यहां कहता है, वो कहता है कि इन्वर्टेड टोटलिटेरियनिज्म स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें केओस नहीं होता, सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। इकोनॉमी चल रही है, मार्केट चल रही है, एंटरटेनमेंट चल रहा है, लोग बोलते हैं, कम से कम डिक्टेटरशिप तो नहीं है। और यही सेंटेंस सिस्टम की सबसे बड़ी जीत है। इस चैप्टर में वो ये भी दिखाता है कि लॉ कैसे यूज होता है। लॉ तो सैम रहता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन सिलेक्टिव हो जाता है। वीक पर लॉ पूरा, पावरफुल पर लॉ फ्लेक्सिबल। और जब कोई सवाल करता है तो जवाब आता है, प्रोसीजर फॉलो करो। वुलिन कहता है कि इन्वर्टेड टोटलिटेरियनिज्म में डर पुलिस से नहीं आता, डर आता है इंस्टेबिलिटी से। जॉब चली जाएगी, मार्केट गिर जाएगा, देश अस्थिर हो जाएगा, और इसी डर में सिटीजन खुद ही क्वाइट हो जाता है। चैप्टर 2 पढ़ते पढ़ते ये एहसास होने लगता है कि ये सिस्टम तुम्हें दबा नहीं रहा, ये तुम्हें सुला रहा है, आराम से, धीरे धीरे। और चैप्टर का अंत एक ठंडी सी सच्चाई पर होता है। वुलिन कहता है, सबसे खतरनाक डिक्टेटरशिप वो होती है जिसमें लोगों को लगता है कि वो फ्री है। यही चैप्टर 2 खत्म होता है, और यहीं से रीडर समझने लगता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेमोक्रेसी मर गई, प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसी को इतनी अच्छी पैकेजिंग दे दी गई है कि लोग अंदर झांकने की जरूरत ही नहीं समझते, और अब पीछे हटने का रास्ता नहीं रहता। चैप्टर 3 में आते आते अब शेल्डन वुलिन मानकर चलता है कि रीडर थोड़ा समझदार हो चुका है। अब वो बेसिक सवाल नहीं पूछता,
अब वो कंपैरिजन करता है, और ये कंपैरिजन ऐसा है कि आदमी चाहकर भी नजर नहीं हटा पाता। वो कहता है, चलो एक बार पुराने टोटलिटेरियन सिस्टम्स को याद करते हैं। हिटलर का जर्मनी, स्टालिन का रशिया, माओ का चाइना। इन सिस्टम्स में क्या कॉमन था? एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक साफ आइडियोलॉजी, एक दुश्मन और एक डर। लोग जानते थे कि पावर कहाँ है, लोग जानते थे कि गलती करोगे तो क्या होगा। मतलब सिस्टम ब्रूटल था, लेकिन क्लियर था। अब वुलिन कहता है, आज के सिस्टम को देखो। आज कोई एक लीडर सब कुछ डिसाइड नहीं करता। आज आइडियोलॉजी जोर जोर से नहीं चिल्लाई जाती। आज दुश्मन भी क्लियर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज डर भी अलग तरह का है। आज का डर यह नहीं है कि पुलिस उठा ले जाएगी। आज का डर है कि जॉब चली जाएगी। आज का डर है कि मार्केट गिर जाएगी। आज का डर है कि कंट्री अनस्टेबल हो जाएगी। और यह डर इतना नॉर्मल बना दिया गया है कि लोग इसे डर मानते ही नहीं। चैप्टर 3 में वुलिन बताता है कि इन्वर्टेड सिस्टम का सबसे बड़ा फर्क यह है कि यहां स्टेट अकेली पावर नहीं होती। यहां स्टेट खुद डिपेंडेंट होती है, कॉरपोरेशंस पर, मार्केट पर, कैपिटल पर। और जब स्टेट डिपेंडेंट हो जाती है तो वो सिटीजन की नहीं, इन्वेस्टर की सुनती है। वो एक सीधी बात कहता है, पुराने टोटलिटेरियन सिस्टम्स स्टेट सेंटर्ड थे, नए टोटलिटेरियन सिस्टम्स मार्केट सेंटर्ड है। पहले सिटीजन को फोर्स से कंट्रोल किया जाता था, अब सिटीजन को चॉइस के इल्यूजन से कंट्रोल किया जाता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास चॉइस है, मोबाइल प्लान चुनने की चॉइस, टीवी चैनल चुनने की चॉइस, पॉलिटिकल पार्टी चुनने की चॉइस, लेकिन ये चॉइस उसी तरह की है जैसे किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू दिया जाए और सारी डिशेस एक ही किचन से आई हों। वुलिन इस चैप्टर में मीडिया पर भी शार्प बात करता है। वो कहता है, पहले प्रोपेगेंडा रफ होता था, आज प्रोपेगेंडा स्मूथ है। आज कोई तुम्हें ये नहीं कहता कि ऐसा सोचो। आज तुम्हें इतना एंटरटेनमेंट दे दिया जाता है कि तुम सोचने का मन ही नहीं बनाते। न्यूज भी एंटरटेनमेंट बैन जाती है, वोर भी डिबेट शो बैन जाता है, करप्शन भी पैनल डिस्कशन बैन जाता है, और सिटीजन धीरे धीरे ऑडियंस बन जाता है। इस चैप्टर में एक और अनकंफर्टेबल बात आती है। वुलिन कहता है कि आज का सिटीजन पॉलिटिकली ट्रेन नहीं किया जाता, उसे पॉलिटिकली डिस्ट्रैक्टेड किया जाता है। एजुकेशन का गोल ये नहीं रहा कि सवाल उठें, गोल ये हो गया है कि सिस्टम स्मूथली चलता रहे। वो कहता है कि डेमोक्रेसी पहले कॉन्फ्लिक्ट से डरती नहीं थी। डिबेट, प्रोटेस्ट, डिसएग्रीमेंट, ये डेमोक्रेसी की लाइफ थे। लेकिन इन्वर्टेड सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट को डेंजर बताया जाता है। कहा जाता है कि कंट्री डिवाइड हो जाएगी और सिटीजन चुप हो जाता है। चैप्टर 3 पढ़ते पढ़ते ये साफ होने लगता है कि ये सिस्टम लाउड नहीं है, ये सिस्टम वायलेंट नहीं है, ये सिस्टम पोलाइट है, प्रोफेशनल है, बोर्डरूम लैंग्वेज बोलता है, और शायद इसी वजह से ये ज्यादा खतरनाक है। वुलिन एक जगह लगभग ताना मारते हुए कहता है कि आज का टोटलिटेरियन सिस्टम अपने सिटीजन से लॉयल्टी नहीं मांगता, उसे बस पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए। तुम काम पर जाओ, टैक्स भरो, वोट दो और बाकी सब एक्सपर्ट्स पर छोड़ दो। और सिटीजन धीरे धीरे ये मान लेता है कि पॉलिटिक्स डर्टी है, कॉम्प्लेक्स है, मेरे बस की नहीं। और जैसे ही सिटीजन ये मान लेता है, सिस्टम जीत जाता है। चैप्टर 3 का एंड किसी पंच लाइन पर नहीं होता। ये चैप्टर एक भारी सन्नाटे पर खत्म होता है, ऐसे सन्नाटे पर जहां रीडर को यह समझ आने लगता है कि पुराने डिक्टेटर्स शायद ज्यादा ईमानदार थे, कम से कम वो छुपते नहीं थे। आज का सिस्टम मुस्कुराता है, फॉर्म भरवाता है, प्रोसेस दिखाता है और क्वाइटली पावर अपने पास रखता है। और यहीं पर रीडर को यह महसूस होता है कि ये कोई एक्सीडेंटल सिस्टम नहीं है, ये केयरफुली डिजाइंड है, इतना केयरफुली कि लोग इसे नॉर्मल मानने लगे हैं। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, अगर ये सब नॉर्मल बना दिया गया है तो एबनॉर्मल क्या बचा है? यही चैप्टर 3 खत्म होता है। चैप्टर 4 में शेल्डन वुलिन अब एक ऐसा सवाल उठाता है जो अक्सर लोग पूछते ही नहीं, और अगर पूछ लिया तो उसे तुरंत चुप करा दिया जाता है। वो सवाल ये नहीं है कि डेमोक्रेसी परफेक्ट है या नहीं, वो सवाल ये है कि डेमोक्रेसी को हमने लेजर इविल क्यों मान लिया है। मतलब ये कि हाँ, सिस्टम में प्रॉब्लम है, गड़बड़ी है, इनजस्टिस है, लेकिन फिर भी यही सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सब तो और भी खराब है। यहीं से असली ट्रैप शुरू होता है।
वुलिन कहता है कि जब कोई सिस्टम खुद को लेजर इविल बना लेता है तो वो क्रिटिसिज्म से ऑलमोस्ट इम्यून हो जाता है, क्योंकि जैसे ही तुम सवाल उठाते हो सामने से जवाब आता है। तो क्या डिक्टेटरशिप चाहिए? तो क्या मोनार्की चाहिए? तो क्या कम्युनिज्म चाहिए? और बहस वही खत्म। अब कोई ये नहीं पूछता कि डेमोक्रेसी अपने वादों पर खरी उतर रही है या नहीं। अब बहस सिर्फ ये रह जाती है कि बाकी सिस्टम्स इससे ज्यादा खराब है, और इसी कंपैरिजन के सहारे डेमोक्रेसी को क्लीन चिट मिलती रहती है। वुलिन इस चैप्टर में साफ कहता है कि डेमोक्रेसी को मोरल हाई ग्राउंड पर बैठा दिया गया है। उसे सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं रहने दिया गया, उसे एक मोरल आइडेंटिटी बना दिया गया। मतलब अगर तुम डेमोक्रेसी पर सवाल कर रहे हो तो तुम सिर्फ सिस्टम पर नहीं, वैल्यूज पर हमला कर रहे हो। और जैसे ही सिस्टम खुद को वैल्यूज से जोड़ लेता है, उस पर सवाल करना सोशली रॉन्ग बना दिया जाता है। वो बताता है कि स्कूल्स, टेक्स्ट बुक्स, स्पीचेस, सेरेमनीज, हर जगह डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया जाता है। हम प्राउड हैं, हम लकी हैं, हम ग्रेटफुल हैं, लेकिन कहीं ये नहीं सिखाया जाता कि डेमोक्रेसी को चैलेंज कैसे किया जाता है। वुलिन कहता है डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के नाम पर डेमोक्रेसी को फ्रीज कर दिया गया है, उसे इवॉल्व करने की जगह वर्शिप किया जा रहा है। इस चैप्टर में वो एक और शार्प ऑब्जर्वेशन करता है। वो कहता है कि जब डेमोक्रेसी को लेजर इविल कहा जाता है तो उससे जुड़े सारे क्राइम्स और फेलियर्स ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड हो जाते हैं। कहा जाता है सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। रियल वर्ल्ड में ऐसा ही चलता है और धीरे धीरे इनजस्टिस नॉर्मल बन जाता है। इस लॉजिक में सिटीजन से कहा जाता है कि वो एक्सपेक्टेशंस कम रखे। ये मत पूछो कि पावर तुम्हारे पास क्यों नहीं है। ये मत पूछो कि लॉज सेलेक्टिवली क्यों अप्लाई होते हैं। ये मत पूछो कि इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबिलिटी से बाहर क्यों है। बस इतना मान लो कि ये सिस्टम बाकी सबसे बेहतर है। और वुलिन कहता है यही एक्सेप्टेंस डेमोक्रेसी का स्लो पॉइजन है। इस चैप्टर में वो हिस्ट्री का भी इस्तेमाल करता है। वो दिखाता है कि कैसे हर डोमिनेंट सिस्टम खुद को लेजर इविल कहकर जस्टिफाई करता आया है। कभी एम्पायर ने कहा हम सिविलाइजेशन ला रहे हैं, कभी मोनार्की ने कहा हम स्टेबिलिटी दे रहे हैं, और आज डेमोक्रेसी कहती है हम फ्रीडम दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सिस्टम क्या दावा करता है, सवाल ये है कि सिस्टम असल में करता क्या है। वुलिन ये भी कहता है कि लेजर इविल का लॉजिक सिटीजन को पैसिव बना देता है, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर लड़ने का मतलब क्या रह जाता है। तुम प्रोटेस्ट नहीं करते, तुम रिफॉर्म की मांग नहीं करते, तुम बस एडजस्ट करना सीख लेते हो, और सिस्टम को यही चाहिए। इस चैप्टर में एक सटल लेकिन गहरी बात आती है। वुलिन कहता है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डेंजर डिक्टेटरशिप नहीं है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डेंजर ये बिलीफ है कि डेमोक्रेसी ऑलरेडी बेस्ट पॉसिबल फॉर्म है, क्योंकि जैसे ही तुम ये मान लेते हो तुम इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर देते हो। चैप्टर 4 पढ़ते पढ़ते ये एहसास होने लगता है कि सिस्टम ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि पावर कैसे क्वेश्चन की जाती है। सिस्टम ने तुम्हें ये सिखाया है कि पावर से कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जाता है, और यही कॉम्प्रोमाइज धीरे धीरे आदत बन जाता है। इस चैप्टर का एंड भी किसी होप पर नहीं होता। ये चैप्टर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ पर खत्म होता है। वुलिन कहता है जब डेमोक्रेसी खुद को लेजर इविल बनाकर पेश करती है तो वो अपने सिटीजन से ये उम्मीद करती है कि वो कम में खुश रहना सीख ले, और जैसे ही सिटीजन कम में खुश रहना सीख लेता है डेमोक्रेसी सिर्फ एक लेबल बनकर रह जाती है, और रीडर को यह समझ आने लगता है कि शायद असली सवाल ये नहीं है कि डेमोक्रेसी बचानी है या नहीं। असली सवाल यह है कि जिसे हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं क्या वो सच में डेमोक्रेसी है भी या नहीं। यही चैप्टर 4 खत्म होता है। चैप्टर 5 में शेल्डन वुलिन अब एक और गहरी जगह पर वार करता है। यहां वो ये नहीं पूछता कि पावर किसके पास है, यहां वो ये पूछता है कि लोग खुद ब खुद पावर के सामने झुक कैसे जाते हैं। कोई गन नहीं, कोई दांदा नहीं, कोई जेल नहीं, फिर भी लोग चुप क्यों रहते हैं। यहीं पर वो एक शब्द इस्तेमाल करता है, कंसेंट, मतलब सहमति। लेकिन ये सहमति ऐसी नहीं होती जो तुम खुशी खुशी देते हो। ये वो सहमति होती है जो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बनाई जाती है, इतनी आराम से कि तुम्हें लगता है ये तुम्हारा अपना डिसीजन है। वुलिन कहता है
पुराने सिस्टम्स में कंसेंट की जरूरत नहीं होती थी, वहां डर काफी था। लेकिन इन्वर्टेड सिस्टम में डर से ज्यादा पावरफुल चीज है नॉर्मैलिटी। अगर कोई चीज रोज रोज दिखे, रोज रोज सुनी जाए, रोज रोज रिपीट हो, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। और यहीं से चैप्टर 5 असली खेल दिखाता है। वुलिन बताता है कि कंसेंट सिर्फ मीडिया से नहीं बनती, ये क्लासरूम से शुरू होती है। बचपन से, जब हमें बताया जाता है कि सिस्टम ऐसा ही होता है, जब हमें सिखाया जाता है कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है, जब हमें कहा जाता है कि बड़े लोग जानते हैं और हमारा काम बस फॉलो करना है। धीरे धीरे सिटीजन को यह फील कराया जाता है कि पॉलिटिक्स उसके लेवल की चीज नहीं है। इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स है, फॉरेन पॉलिसी सेंसिटिव है, सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियल है। हर इंपॉर्टेंट चीज सिटीजन की पहुंच से बाहर रखी जाती है और सिटीजन बोल देता है, ठीक है, आप संभाल लो। वुलिन कहता है, कंसेंट का मतलब यह नहीं कि लोग खुश हैं। कंसेंट का मतलब यह है कि लोग रेजिस्ट नहीं कर रहे। लोग कंप्लेन कर सकते हैं, रैंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम ने एक्शन को रिस्की बना दिया है। इस चैप्टर में वो मीडिया पर बहुत शार्प नजर डालता है। वो कहता है, मीडिया का काम आज इंफॉर्मेशन देना नहीं है, मीडिया का काम है मूड मैनेज करना। कभी डर दिखाओ, कभी उम्मीद दिखाओ, कभी दुश्मन दिखाओ, कभी स्पेक्टिकल दिखाओ। न्यूज कंटिन्यूअस हो जाती है, एक क्राइसिस खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, और सिटीजन हर वक्त रिएक्ट मोड में रहता है। सोचने का टाइम नहीं, रुकने का टाइम नहीं। वुलिन यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल बात कहता है। वो कहता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में कंसेंट लाउड नहीं होती, कंसेंट बोर्ड होती है। लोग चुप इसलिए नहीं है कि वो डरे हुए हैं, लोग चुप इसलिए है क्योंकि वो थक चुके हैं। काम, EMI, कंपटीशन, कंपैरिजन, जिंदगी इतनी पैक्ड है कि पॉलिटिक्स के लिए एनर्जी ही नहीं बचती, और सिस्टम को इससे बेहतर सिटीजन नहीं मिल सकता। इस चैप्टर में वो ये भी दिखाता है कि डिसेंट को कैसे हार्मलेस बना दिया जाता है। प्रोटेस्ट होते हैं, नारे लगते हैं, हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, लेकिन सिस्टम को कोई रियल खतरा नहीं होता, क्योंकि डिसेंट को बाउंड्रीज के अंदर अलाउ किया जाता है। इतना डिसेंट जितना सिस्टम सह सके, उससे ज्यादा नहीं। वुलिन कहता है, यह सिस्टम डिसेंट को क्रश नहीं करता, यह डिसेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे एंटरटेनमेंट बना देता है, डिबेट बना देता है, और फिर अगले दिन सब नॉर्मल। चैप्टर 5 पढ़ते पढ़ते ये साफ होने लगता है कि कंसेंट कोई एक मोमेंट नहीं है, ये एक हैबिट है। हर दिन थोड़ी थोड़ी, हर दिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, हर दिन थोड़ा सा साइलेंस, और एक दिन सिटीजन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे याद भी नहीं रहता कि आखिरी बार उसने पावर को ओपनली क्वेश्चन कब किया था। इस चैप्टर का अंत बहुत ठंडे तरीके से होता है, कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं, बस एक एहसास। वुलिन कहता है, सबसे सफल सिस्टम वो नहीं होता जो लोगों को मजबूर करे, सबसे सफल सिस्टम वो होता है जिसमें लोग खुद मान ले कि यही नॉर्मल है। और यहीं पर रीडर को समझ आता है कि ये डेमोक्रेसी का क्राइसिस नहीं है, ये डेमोक्रेसी के नाम पर कंसेंट मैन्युफैक्चर करने की पूरी इंडस्ट्री है। और जब कंसेंट मैन्युफैक्चर होने लगे तो सिटीजन टेक्निकली फ्री रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली इररेलेवेंट हो जाता है। यही चैप्टर 5 खत्म होता है। चैप्टर 6 में शेल्डन वुलिन अब एक ऐसी जगह हाथ डालता है जहां अक्सर कोई देखना नहीं चाहता। यहां वो पावर, लॉ या मीडिया की सीधी बात नहीं करता, यहां वो बात करता है विजन की। मतलब हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं और किस नजर से हमें देखने की आदत डलवा दी गई है। वो कहता है, कोई भी सिस्टम तब तक नहीं चलता जब तक लोग उसे इमेजिन न कर सके, और इमेजिनेशन अपने आप नहीं बनती, उसे ट्रेन किया जाता है धीरे धीरे, इतनी चुपचाप कि लगता है ये हमारी अपनी सोच है। वुलिन यहां ये दिखाता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में सिटीजन से उसकी पॉलिटिकल इमेजिनेशन छीन ली गई है। लोग फ्यूचर की कल्पना नहीं करते, लोग बस एडजस्टमेंट की कल्पना करते हैं। अगले महीने का बिल, अगली EMI, अगला प्रमोशन, अगली छुट्टी, इससे आगे सोचने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। और जब इमेजिनेशन छोटी हो जाती है तो पॉलिटिक्स भी छोटी हो जाती है। इस चैप्टर में वो बताता है कि पॉलिटिक्स को जानबूझकर विजनलेस बना दिया गया है। कोई बड़ा सपना नहीं, कोई लॉन्ग टर्म डायरेक्शन नहीं,
बस मैनेजमेंट। दिन कैसे निकालना है, क्राइसिस कैसे हैंडल करनी है, मार्केट कैसे काम रखनी है। पॉलिटिक्स अब चेंज का टूल नहीं रही, पॉलिटिक्स अब मेंटेनेंस का टूल बन गई है। वुलिन कहता है, पहले पॉलिटिक्स लोगों को मोबिलाइज करती थी। लोग सड़कों पर आते थे, बहस करते थे, लड़ते थे फ्यूचर के लिए। आज पॉलिटिक्स लोगों को इमोबिलाइज करती है, उन्हें सीट पर बैठा देती है, स्क्रीन के सामने। इस चैप्टर में एजुकेशन की बात भी आती है, लेकिन रोमांटिक तरीके से नहीं। वुलिन साफ कहता है कि एजुकेशन अब सिटीजन बनाने के लिए नहीं, वर्कफोर्स बनाने के लिए डिजाइन की जा रही है। तुम एफिशिएंट बनो, कंपिटिटिव बनो, क्वेश्चन मैट बनो। इतिहास को भी ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे वो खत्म हो चुका हो, जैसे अब कुछ बदलने लायक बचा ही नहीं। और जब हिस्ट्री डेड लगने लगे तो फ्यूचर भी बोरिंग लगने लगता है। वुलिन यहां एक शार्प लाइन खींचता है। वो कहता है, इमेजिनेशन की जगह प्रेडिक्शन ने ले ली है। अब लोग ये नहीं पूछते कि क्या होना चाहिए, लोग पूछते हैं मार्केट क्या बोलेगी, इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे, रेटिंग्स क्या होंगी। और पॉलिटिक्स धीरे धीरे मोरालिटी से कट हो जाती है। इस चैप्टर में वो सिटीजन की एक अजीब हालत दिखाता है। सिटीजन इन्फॉर्म्ड है लेकिन इंस्पायर्ड नहीं, सिटीजन अवेयर है लेकिन एंगेज्ड नहीं, सिटीजन ओपिनियन रखता है लेकिन एक्शन नहीं। और सिस्टम को यही सिटीजन चाहिए। वुलिन कहता है कि विजन की जगह स्पेक्टिकल आ गया है। इवेंट्स, लॉन्चेस, स्पीचेस, समिट्स, सब कुछ फ्लैशी है, पार हॉलो है। कुछ देर के लिए एक्साइटमेंट, फिर वापस वही रूटीन। इस चैप्टर में वो ये भी कहता है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लॉस फ्रीडम नहीं है, सबसे बड़ा लॉस है पॉलिटिकल इमेजिनेशन। क्योंकि जब लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते कि सिस्टम अलग भी हो सकता है, तो वो उसे बदलने की कोशिश भी नहीं करते। और यहीं पर इन्वर्टेड सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ना डर, ना फोर्स, ना बैन, बस एक नैरो विजन। चैप्टर 6 का अंत किसी वार्निंग सायरन पर नहीं होता, यह चैप्टर एक क्वाइट रियलाइजेशन पर खत्म होता है। वुलिन कहता है, जब पॉलिटिक्स से विजन निकल जाता है तो डेमोक्रेसी सिर्फ मैनेजमेंट रह जाती है, और मैनेजमेंट कभी लिबरेशन नहीं लाता। यही रीडर को यह समझ आता है कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग अंधे हैं, प्रॉब्लम यह है कि लोगों को दूर तक देखने की आदत ही छुड़ा दी गई है। और यही चैप्टर 6 खत्म होता है। चैप्टर 7 में शेल्डन वुलिन अब सीधी चोट करता है। यहां कोई घुमा फिरा कर बात नहीं है। ये चैप्टर डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के उस रिश्ते को खोलता है जिसे हम नेचुरल मान बैठे हैं, जबकि वो पूरी तरह मैन्युफैक्चर्ड है। वुलिन कहता है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते, जैसे ऑक्सीजन और सांस। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये आइडिया आया कहां से, किसने डिसाइड किया कि फ्री मार्केट फ्री सोसाइटी। इस चैप्टर में वो साफ कहता है, कैपिटलिज्म को डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए कैपिटलिज्म को कंट्रोल करना पड़ता है। और मॉडर्न वर्ल्ड में ठीक उल्टा हो चुका है। अब कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहा है। वुलिन बताता है कि कॉर्पोरेट पावर ने पॉलिटिक्स को डायरेक्ट तरीके से नहीं, बल्कि रूल्स बदलकर कब्जे में लिया। कोई कूप नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई मार्शल लॉ नहीं, बस पॉलिसीज, लूप होल्स और लॉबिंग। और मजेदार बात यह है कि सब कुछ लीगल है। इस चैप्टर में वो इलेक्शन की पूरी सैंक्टिटी पर सवाल उठाता है। वो कहता है, वोट अभी भी है, लेकिन चॉइस नहीं है। नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन एजेंडा वही रहता है, क्योंकि एजेंडा मार्केट सेट करती है। वुलिन यहां एक अनकंफर्टेबल सच बोलता है। आज पॉलिटिशियन जनता से ज्यादा डोनर्स को जवाबदेह है, और डोनर्स का कोई झंडा नहीं होता, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, उनका सिर्फ एक धर्म होता है, प्रॉफिट। इस चैप्टर में वो बताता है कि डेमोक्रेसी अब स्लो प्रोसेस बन गई है, जबकि कैपिटलिज्म लाइटनिंग स्पीड पर चलता है। मार्केट सेकंड्स में रिएक्ट करता है और डेमोक्रेसी सालों में। तो पावर किसके पास जाएगी, ये सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं। वुलिन कहता है कि जब भी डेमोक्रेसी मार्केट के रास्ते में आती है, उसे इनएफिशिएंट, पॉपुलिस्ट या इरेशनल कहा जाता है।
लेकिन जब मार्केट लोगों की जिंदगी कुचल देती है तो उसे करेक्शन कहा जाता है। लैंग्वेज तक कैप्चर कर ली गई है। इस चैप्टर में वो दिखाता है कि वेलफेयर को बर्डन बताया जाता है, राइट्स को एक्सपेंस और सिटीजन्स को कंज्यूमर्स में डाउनग्रेड कर दिया जाता है। अब तुम वोटर नहीं हो, तुम कस्टमर हो, और कस्टमर का काम सवाल करना नहीं, चूज करना होता है। लेकिन चॉइस भी क्यूरेटेड होती है। वुलिन कहता है कि ये सिस्टम फ्रीडम का इल्यूजन बेचता है। तुम ब्रांड चूज कर सकते हो, लोन चूज कर सकते हो, करियर चूज कर सकते हो, लेकिन सिस्टम चूज नहीं कर सकते। और जब कोई सिस्टम पर सवाल उठाता है तो उसे एंटी नेशनल, एंटी ग्रोथ या अनरियलिस्टिक कह दिया जाता है। इस चैप्टर में एक बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन आता है। वुलिन कहता है कैपिटलिज्म अनसर्टेनिटी से नफरत करता है और डेमोक्रेसी अनसर्टेनिटी पैदा करती है। इसलिए कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी को डोमेस्टिकेट करता है, उसे टेम करता है, उसे प्रेडिक्टेबल बनाता है। रिजल्ट यह होता है कि डेमोक्रेसी नाम की चीज तो रहती है, लेकिन उसका बाइट चला जाता है। इस चैप्टर में वो ये भी बताता है कि क्राइसिस कैसे यूज की जाती है। वॉर, रिसेशन, टेरर, पैंडेमिक, हर क्राइसिस डेमोक्रेसी को पॉज करने का बहाना बन जाती है, लेकिन कैपिटलिज्म को एक्सेलरेट करने का मौका। और जनता को कहा जाता है अभी सवाल मत पूछो, नेशन खतरे में है। चैप्टर 7 का एंड बहुत भारी है। वुलिन कहता है कि यह सिस्टम खुद को डेमोक्रेसी कहता रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि डेमोक्रेसी शब्द में मोरल पावर है, लेकिन अंदर से वो सिस्टम डेमोक्रेसी से खाली होता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है। यही चैप्टर 7 की असली पंच है। कोई शॉक नहीं, कोई रेवोल्यूशन नहीं, बस धीरे धीरे एक्सेप्टेंस। और जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो ऑपरेशन को भी नॉर्मल मान लिया जाता है। यही चैप्टर 7 खत्म होता है, एक ऐसे सवाल पर छोड़कर जिसका जवाब सिस्टम कभी नहीं देगा। अगर डेमोक्रेसी मार्केट के नीचे दब चुकी है तो हम किस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? चैप्टर 8 में शेल्डन वुलिन कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करता। ये चैप्टर रिकैप नहीं है, ये चैप्टर कंक्लूजन भी नहीं है। ये चैप्टर एक ठंडी भारी चुप्पी जैसा है, जिसमें वो रीडर को आईना पकड़कर खड़ा कर देता है। वुलिन यहां साफ कहता है कि अगर कोई सोच रहा है कि डेमोक्रेसी को कोई एक बड़ा इवेंट खत्म करेगा तो वो गलत सोच रहा है। डेमोक्रेसी मरती नहीं है, डेमोक्रेसी डिसोल्व होती है, धीरे धीरे, इतनी धीरे कि लोग नोटिस भी नहीं करते। वो कहता है कि इन्वर्टेड टोटलिटेरियनिज्म की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें रेजिस्टेंस पैदा ही नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन विजिबल नहीं है। कोई डिक्टेटर नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई मिडनाइट अरेस्ट नहीं, सब कुछ नॉर्मल दिखता है। लोग काम पर जा रहे हैं, शॉपिंग चल रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं, न्यूज चल रही है, और इसी नॉर्मल के अंदर डेमोक्रेसी घुटती चली जाती है। इस चैप्टर में वुलिन सिटीजन की हालत पर आखिरी बात करता है। वो कहता है सिटीजन अब पॉलिटिकल बीइंग नहीं रहा, वो स्पेक्टेटर बन चुका है। वो देखता है, रिएक्ट करता है, स्क्रॉल करता है और फिर सो जाता है। पार्टिसिपेशन को ओपिनियन से रिप्लेस कर दिया गया है और ओपिनियन को एक्शन का सब्स्टिट्यूट बना दिया गया है। वुलिन कहता है कि सिस्टम चाहता ही नहीं कि तुम ऑर्गेनाइज हो, वो चाहता है कि तुम इंडिविजुअल बने रहो, अलग अलग, कंफ्यूज्ड, बिजी, क्योंकि इंडिविजुअल को मैनेज किया जा सकता है, भीड़ को नहीं। इस चैप्टर में वो फ्रीडम के सबसे डेंजरस वर्जन की बात करता है, फ्रीडम विदाउट पावर। तुम बोल सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते, तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते, और यही इल्यूजन सबसे मजबूत है। वुलिन यहां यह भी साफ करता है कि वो डिक्टेटरशिप की वकालत नहीं कर रहा, ना कम्युनिज्म की, ना मोनार्की की। वो बस ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी को सेक्रेड मानकर उस पर सवाल न करना डेमोक्रेसी के साथ सबसे बड़ा धोखा है। वो कहता है जब कोई सिस्टम खुद को बियॉन्ड क्रिटिसिज्म डिक्लेयर कर देता है, वहीं से उसका मोरल पतन शुरू हो जाता है। इस चैप्टर में सबसे भारी लाइन जैसी फीलिंग आती है। वुलिन कहता है कि डेमोक्रेसी अब कोई स्ट्रगल नहीं रही, वो हैबिट बन गई है, एक रूटीन, और रूटीन में कभी रेवोल्यूशन नहीं पैदा होते। बुक का अंत किसी सॉल्यूशन पर नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं,
कोई 10 स्टेप प्लान नहीं, क्योंकि वुलिन जानता है जो सिस्टम इमेजिनेशन ही मार चुका हो उसे सॉल्यूशंस भी सस्पेक्ट लगते हैं। वो रीडर को एक अनकंफर्टेबल जगह पर छोड़ देता है, ये सोचने के लिए कि क्या हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या डेमोक्रेसी की मेमोरी में, और यही डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेटेड खत्म होती है। अगर ये सब सुनकर तुम्हें गुस्सा आया, कंफ्यूजन हुआ या दिमाग भारी हो गया तो समझ लो बुक अपना काम कर गई। अगर तुम्हें लगा कि ये तो वही है जो मैं देख रहा हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा था, तो इस कंटेंट को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या डेमोक्रेसी सच में लोगों की पावर है या बस एक नाम है उस सिस्टम का जो हमें कंट्रोल करना और आसान बना देता है। क्योंकि सवाल पूछना अभी भी हमारे हाथ में है। कब तक, ये कोई गारंटी नहीं देता,